नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीशा। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और राज्य में हुई भारी बारिश से नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सचिव आपदा समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रात भर हुई भारी बारिश और बादल फटने से रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून में भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार भी हरकत में आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश देते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया जाए। वहां पार्किंग व्यवस्था और आसपास यातायात की सुगमता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। धामी ने प्रदेश में भारी बारिश के दृष्टिगत जल भराव होने की संभावना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में संचालित ऐसे विभिन्न कोचिंग संस्थानों और अन्य ऐसे भवनों की प्राथमिकता के साथ जांच की जाए जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उनमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की योजनाओं से जनता को कितना फायदा हुआ और योजनाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए नियोजन विभाग के सहयोग से काम करे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं एक बेहतर गेम चेंजर साबित हो, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। सहकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह को दी जा रही लोन की धनराशि की सीमा में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव लाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिए सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जाए। सीएम ने मिलेट्स, सब्जियां, दाल, फल, औषधीय और सुगंधित पौधे फसलों, चारा फसलों और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने समेत तमाम जनपदों में चयनित क्लस्टरों की संख्या में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिलाधिकारी सोनिका ने संज्ञान लिया। शहर का जायजा लेते डीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारी बारिश और संभावित आपदाओं के दृष्टिगत अलर्ट रहे और जल भराव की स्थिति में त्वरित गति से राहत बचाव कार्य करें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा के दौरान अलर्ट रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे। उनके साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन भी मौजूद रहे। रात भर हुई राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुख्यमंत्री ने आपदा केंद्र पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि सड़कों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कहीं पर पुल भी टूटे हैं और वह भी गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की जनहानि अगर आपदा से होती है तो वहां पर तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है।
उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि चार धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चार धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल हुआ है? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। दो पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल, दोनों वाश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है, सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है, या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं, या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए, मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास भी सर कटा हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके, उसका जो भी डीपीआर इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को मिला जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए, और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको परेशान। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों हल्द्वानी में आरटीयू द्वारा संचालित किए जाने वाले फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार के बड़े खेल का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में खनन और वाहनों के फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। खुद कमिश्नर के छापे में यह खुला खेल सामने आया है। इसी प्रकार आपदा आने के बाद भी सरकार रिएक्टिव होती है। वहीं इसके अलावा हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की। अंबार, अनियोजित सोच का अंबार, ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी आईएसबीटी 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है, और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें इन्हें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है। हम जनता को स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की नहीं देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं। अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं, उन्हें शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं।
हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना अति आवश्यक है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी की माने तो उनका कहना है कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं या फिर चारधाम यात्रा में जाते हैं, सभी पर डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि पहले भी यह नियम थे कि सभी वाहनों के अंदर डस्टबिन होना अनिवार्य है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद इसको सख्ती से लागू कराया जा रहा है और यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। चालान तो एक पार्ट हुआ, आपने बहुत सही पॉइंट रखा है कि सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये नियम उत्तराखंड में लागू है। बहुत लोगों को नियम पता ही नहीं है, तो हम उसको क्या है कि जगह जगह जहाँ हमारे ग्रीन कार्ड बनते हैं, जहाँ ट्रिप कार्ड बन रहे हैं, जहाँ हमारे चेक पोस्ट हैं, हमारे ऑफिस हैं, सब जगह हम लोग इसमें जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें हम मीडिया का भी सहयोग लेंगे, आपका भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा लोगों को बताने के लिए कि भाई नया नियम लागू हुआ है। नियम तो पहले से भी था, लेकिन अब बहुत इसको फोर्सफुली हम लोग लागू कर रहे हैं कि आपके यात्री वाहनों में डस्टबिन लगा होना चाहिए या गार्बेज बैग होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उत्तराखंड परिवहन। जिलाधिकारी सोनुका मीणा ने डेंगू पर रोकथाम के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी की टीमों को फील्ड पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि देहरादून में डेंगू के दृष्टिगत लगभग 14 संवेदनशील और ऋषिकेश में लगभग 8 संवेदनशील क्षेत्र है। शहर में डेंगू का प्रकोप ना फैले, इसके लिए सभी टीम अलग अलग जगह जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम कर रही है। वहीं अब तक 75,000 से अधिक रुपए के चालान किए जा चुके हैं। सरकारी और निजी चिकित्सालयों में किट, दवाइयों आदि की समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। सभी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएमओ साहब भी यहाँ पे हैं और एक हमें ऑफिशियली भी जो हमारा डेटा आया हुआ है उसके क्रम में हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। करीबन 75,000 प्लस हमारे चालान 75,000 रुपये का चालान हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो हमारी लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननूनखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा के हमारी टीम करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील हैं, वहाँ पे हमारी टीम जा के इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जो पानी भर जाता है तो उसको निकाल दिया जाए, भरने ना दिया जाए, जिससे कि लार्वा ना पैदा हो उसमें और जो डेंगू का मच्छर है उससे बचा जा सके। ऋषिकेश में भी इसी तरह से करीबन 8 संवेदनशील एरिया हैं जो हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे लार्वा मिला है, इसलिए उसको हम संवेदनशील कह रहे हैं उस क्लस्टर को, और हमारी टीम जा के लोगों को वहाँ भी अवेयर कर रही है। इसके अलावा भी सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे ही बरसात होती है उसके बाद आपके जो गमले होते हैं, जो नीचे जो उनके नीचे रखने का होता है, या आपके कूलर्स हो गए या आपके गमले हो गए, उनमें पानी भर जाता है और वो पानी जब धूप आती है बरसात के बाद और कुछ समय तक अगर धूप रहती है तो लार्वा पनप जाता है और उसके बाद डेंगू के मच्छर हो जाते हैं। तो सब लोग अपने घर में कम से कम 1 या 2 दिन हफ्ते में पानी सफाई कर लें, जिससे कि ये जो डेंगू का मच्छर है वो ना पैदा हो। बीते कई दिनों से हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 13 चौराहों में रोड चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में सालों पुराने पेड़ों को काटने के कारण भारी विरोध झेलना पड़ा था। लेकिन अब अधिकारी और प्रशासन की कोशिश के बाद 40 चिन्हित बड़े और पुराने पाखड़ और नीम के पेड़ों को रीलोकेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेज आंधी के चलते टूटकर निर्जीव हो चुका सालों पुराना जिस पेड़ को पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयासों से ट्रांसप्लांट किया गया था, वो निर्जीव पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं, जिसमें हरी पत्तियां भी निकलना शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने इसको लेकर आने वाले समय में कटे पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि चिन्हित किए गए 40 पेड़ों को जो रोड चौड़ीकरण की जद में आने के कारण काटे जा रहे हैं, ट्रांसलोकेशन के जरिए कटे हुए और निर्जीव पेड़ों को एक नया जीवन दिया जा सकेगा, जो हम सब के लिए एक सुखद अनुभव है। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं, इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए। लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनूठी पहल की गई कि हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं
जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़, जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। और जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेस टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1-1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे रूट, उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है। घनसाली के जखनियाली में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घनसाली के जखनियाली में क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने घबराए हुए लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी भी आज घनसाली पीड़ित क्षेत्र का दौरा करेंगे। पास यहाँ पर जखनियाली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई हैं, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान दें। हल्द्वानी में शनि बाजार इंदिरा नगर के नाले में 8 साल के रिजवान के बह जाने के बाद लगातार रेस्क्यू टीम नहरों में उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। गुरुवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम शनि बाजार नाले समेत लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की नहर में भी तलाशी अभियान चला रही है, पर अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। रात की जा रही है अब तक। ये कल आफ्टरनून की घटना है। शनि बाजार नाले में एक बच्चे की बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद से स्थानीय पुलिस और जो हमारा अग्निशमन विभाग है, जिला प्रशासन की टीमें हैं, खोजबीन के लिए कल से काम कर रहे हैं। मोरी के खरसाड़ी गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो नेपाली मूल के हैं। इन आरोपियों ने चीड़ की फटी से वार कर एक शख्स का मर्डर कर दिया, जिसके बाद उसके शव को केदार गंगा में फेंक दिया था। उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि बीती 26 जुलाई को खरसाड़ी की प्यारी देवी ने मोरी थाने में अपने पति गिरवीर सिंह की हत्या की आशंका पर तहरीर दी थी, जिसके बाद मोरी पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोग की विवेचना पुरोला थाना अध्यक्ष मोहन सिंह कुटहैत को सौंपी गई। पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2024 को वादिनी श्रीमती प्यारी देवी निवासी खरसाड़ी मोरी द्वारा थाना मोरी पर एक तहरीर दी गई कि उनके पति, जिनका नाम गिरवीर सिंह है, और वो 24 जुलाई 2024 को अपने खेतों की देखभाल कर रहे थे पोल्हाड़ी नामक तोप पे, और उस दिन रात में उनकी जो है बॉडी पास में गदेरे में मिली और उनके सर पे चोट लगी हुई थी। इसके बेसिस पे जो है ऐसा लगा कि इनको मार के वहाँ फेंका गया है। तो इसके बेसिस पे जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है
मुकदमा संख्या 9/24 धारा 103(1) BNS में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और इसके लिए जो स्पेशल टीम जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाई गई थी और उन्होंने जो है टेक्निकल डिटेल्स कलेक्ट करके, CDR कलेक्ट करके और वहाँ पे लोगों, आसपास के लोगों से पूछताछ करके ये पता किया कि इसमें नेपाली मूल के 2 अभियुक्त हैं, वीर बहादुर व प्रेम बहादुर, जो कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और इनको जो है कल हमने 30 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर पुलिस द्वारा मृतक गिरवीर सिंह का ने जो घटना हुई उसमें पैंट पहना हुआ था उसको खरसाड़ी पुल के नीचे से बरामद किया है। और साक्ष्यों और बयानों के आधार पर इसमें 238 BNS और धारा 23 BSA की बढ़ोतरी की भी की गई है। इसमें जो है टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में काफ़ी मेहनत की और इसको इनके उत्साहवर्धन के लिए पारितोषिक के तौर पर 5,000 रुपये मेरी तरफ से। 15 अगस्त को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा के लिए आज बैठक ली गई है। हर साल की तरह परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा और जो हम लोगों की रूपरेखा होती है उसी क्रम में आज बैठक ली गई थी। समस्त विभागों को बुलाया गया था और जो मेन डिपार्टमेंट जैसे PWD हो गया, नगर निगम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, उन सबको अवगत करा दिया गया उनकी ड्यूटीज से। और उसी बीते जुलाई में भारी बारिश के कारण अल्मोड़ा जनपद विधानसभा क्षेत्र सल्ट में खैरना मोहान चौड़ी घटी मोटर मार्ग पर बना ब्रिटिश कालीन पुल धंस गया था, जिसके चलते रामनगर समेत सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन बाधित हो चुका था। लेकिन जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से 3 सप्ताह के भीतर पुल वैली पुल बनकर तैयार होने के बाद आम जनता के लिए पुल को सुचारू कर दिया गया है। आज जिलाधिकारी विनीत तोमर, विधायक महेश जीना सल्ट ने पुल का उद्घाटन किया। देखिए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में 7 या 8 तारीख के आसपास जो बारिश हुई उसमें एक पुल बह गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कहीं भी आपदा से कोई भी क्षति होती है या आवाजाही प्रभावित होती है तो तत्काल कार्रवाई करके उसको सुचारू किया जाए। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन ही हम लोग यहाँ मौके पर आ गए थे और विभाग के अधिकारी से अभी निर्देश दिए गए थे कि इसको जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए, बैली ब्रिज की व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी में बैली ब्रिज हमारे पास उपलब्ध था, उसको तत्काल वहाँ से मोबाइलाइजेशन स्टार्ट किया गया। विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। PWD ने इसमें भी बहुत अच्छा काम किया, कार्य कर रही है और इससे हमारा भद्रोज कान जितना भी पूरा एरिया जो रामनगर तक पड़ता है